जय हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हम सभी के परिवार सुनील लोनी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज है वह लगातार जारी है और हम आपके सहयोग के लिए, आपके समर्थन के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान को और अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की, वर्ग 2 की या वर्ग 1 की, प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी विषय से वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और आप बनना चाहते हैं हिंदी विषय, हिंदी भाषा के एक शिक्षक, तो प्यारे साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगी, बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में। आखिर हमारे संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है। यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा 2026 या किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे साथियों, अभी हाल ही में सीटेट और केंद्रीय विद्यालय की भर्तियां भी आने वाली है, सीटेट भी आने वाली है और आप भी तैयारी में जुट गए होंगे। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यह हेल्पफुल वीडियो होगी। ज़्यादा बातें न करते हुए, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम अपने इस शानदार टॉपिक पर आते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी से हमारा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे परिवार में जुड़ना चाहते तो आप एक बार हमारे परिवार की सदस्यता ले लीजिए। सदस्यता लेने के लिए कोई कुछ नहीं है, खाली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है उन लोगों के बीच जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वास्तव में वे अपना विकास करें, अपनी जो मंजिल है, जो उन्होंने एक लक्ष्य को तय किया है, उसको भी प्राप्त कर लें। तो आपके सगे संबंधी, दोस्त, यार, भाई, जो कोई भी हो, अगर वो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक चयन परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो आप उनको यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए ताकि वो भी अपनी सफलता में आपका सहयोग प्राप्त कर सके। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन को। सेशन है हमारा हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। तो प्यारे साथियों, सेशन हमारा शुरू हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है और संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित जो उपबंध है, जो अनुच्छेद हैं, जो धाराएं हैं, वो क्या क्या अपना सहयोग करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे साथियों। राजभाषा हिंदी। इसमें हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। यहाँ प्यारे साथियों, राजभाषा से संबंधित या राजभाषा का मतलब है हिंदी भाषा, यानी भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 43 से 351 तक राजभाषा यानी हिंदी भाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। तो संविधान में किस भाग में प्रावधान किया गया है? तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, जितने भी अनुच्छेद बनाए गए हैं, वह हमारी राजभाषा यानी हमारी हिंदी भाषा से संबंधित ही अनुच्छेद बनाए गए हैं कि हिंदी भाषा का किस अनुच्छेद के साथ क्या क्या संबंधित धाराएं होंगी, क्या क्या उससे संबंधित जो उप अनुच्छेद होंगे, ये सारी जानकारियां हमें प्राप्त होंगी। प्यारे साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो हमारे संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है,
जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो जब हमारा संविधान बना, भारत का संविधान बना, तो उस समय संविधान में 14 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती गई, तो हम आवश्यकता के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची के भाग 17 में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है। अन्य भाषाएं 21वें संविधान 71वें 92वें संशोधन अधिनियम के तहत शामिल की गई। तो जब हमारा संविधान बना, तो उस समय संविधान में मूल रूप से 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी हमारे संविधान में भाषाओं के विकास के लिए, तो इन भाषाओं को, यानी 14 भाषाओं के अलावा जो अन्य 8 भाषाएं थी, इन भाषाओं को 21वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है, तो जो अन्य 8 भाषाएं थी उनको शामिल किया गया। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया। तो बात करें यहाँ पे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा मुख्य रूप से किसको शामिल किया गया, सिंधी भाषा को शामिल। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई। इसे मान्यता प्रदान की गई मतलब इसके पहले 14 भाषाओं को पहले ही मान्यता प्रदान की गई थी। फिर 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में नमक, मतलब यह हमारे याद करने का फॉर्म होगा, जिसमें 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली भाषा को, ठीक है, मणिपुरी भाषा को और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई। प्यारे साथियों, इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003, यानी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मुख्य रूप से जो हमारी बोडो भाषा, ठीक है, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसे हम बॉडमास के नाम से भी इसे याद कर सकते हैं, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है। 71वां संविधान 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भारत के संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। आई होप साथियों, आई होप प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं संविधान में हिंदी भाषा संबंधी जो उपबंध है, यानी जो अनुच्छेदों की व्याख्या की गई है, इसके बारे में देखते हैं, जिसमें केंद्र संबंधी यानी संघ संबंधी, यानी केंद्र को ही हम संघ कहते हैं। ठीक है। इससे संबंधित जो है, तो ये इसकी जो इससे संबंधित जो संविधान में जो भाषा की जो उपबंध है, कौन से है, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। ये जो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो भी भाषाएं इससे संबंधित है, इन भाषाओं को अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 के तहत केंद्र संबंधी या जो केंद्र से संबंधित जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। आई होप प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा। बात करें आगे राज्य संबंधी जो भाषाएं हैं, तो इन राज्य संबंधी भाषाओं में मुख्य रूप से अनुच्छेद 345, 346 और 347, इन अनुच्छेदों के तहत राज्यों से संबंधित जो उनकी भाषाएं हैं, उन भाषाओं को व्यवस्थित किया गया है कि आप अपनी भाषा अनुच्छेद 345, 46 और 47 के तहत व्यवस्थित कर सकते हैं या संविधान में व्यवस्थित है। प्यारे साथियों, आगे बात करें न्यायालय संबंधी जो भाषाएं हैं, न्यायालय से संबंधित जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349 के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। ठीक है। बात करें आगे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, अल्पसंख्यक व्यथा निवारण संबंधी जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को अनुच्छेद 350 और 351 के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। आई होप आपको क्लियर
हो गया होगा। बात करें उन अनुच्छेदों के बारे में तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 343 के तहत मुख्य रूप से देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि जो हमारे देश की जो राजभाषा होगी, जो कार्यकारी भाषा होगी और जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। हमारी हिंदी कैसी लिपि है? तो हमारी जो हिंदी भाषा है वह हमारी देवनागरी लिपि है। प्यारे साथियों, इसमें जो अंक होंगे, अंक यानी जैसे हमारी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे जो अंक का जो रूप होगा वह अंतर्राष्ट्रीय होगा। यानी इन अंकों को संपूर्ण विश्व में प्रयोग किया जाता है। तो हमारी राजभाषा और हिंदी जो हमारी लिपि होगी देवनागरी होगी, राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन जो हमारी अंक होंगे वो हमारे क्या होंगे? वह अंतर्राष्ट्रीय होंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय होंगे। आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें आगे, संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक राजभाषा अंग्रेजी रहेगी। यानी क्योंकि हमारे हिंदी भाषा का संपूर्ण विकास उस समय नहीं हुआ था, तो जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1900, तो प्यारे साथियों जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे हिंदी भाषा को एक विस्तार रूप प्रदान नहीं किया गया था। तो हमारे संविधान को, हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ उसमें यह प्रावधान किया गया कि 15 वर्षों तक जो राजभाषा अंग्रेजी होगी उससे सारे कामकाज किए जाएंगे। प्यारे साथियों, तीसरे नंबर पर संसद को कानून बनाने की शक्ति रहेगी। यानी ये जो भाषा संबंधी जो कानून है, जो अनुच्छेद है, इस पर संसद जो है तो उसे यह अधिकार होगा कि वह समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इन भाषाओं को संशोधित कर सकती है। आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें आगे, अनुच्छेद 344। हमने अनुच्छेद 343 देखा, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 344। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 344 क्या कहता है? इस अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन, यानी अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जो किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में, यानी 7 जून सन 1955 को जो हमारे बीजी खेर हैं उनकी अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसमें 30 सदस्य होंगे। यानी इस जो आयोग होगा, इस आयोग में मुख्य रूप से 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से होंगे और जो 10 सदस्य होंगे वह राज्यसभा से होंगे। सब कुल मिलाकर 30 सदस्य इसमें होंगे। प्यारे साथियों, बात करें आगे कि आयोग की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी जब यह आयोग बनाया गया तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो आयोग के द्वारा जो समीक्षा होगी वह प्रत्येक 5 वर्ष बाद यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी इस आयोग की समीक्षा। प्यारे साथियों, इसमें संसद द्वारा आयोग की समीक्षा प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाएगी। यानी इस आयोग को 5 साल बाद यानी राष्ट्रपति क्या करेगा? इसकी समीक्षा करेगा, और 10 साल बाद यानी प्रत्येक 10 साल बाद जो हमारे भारत की संसद होगी वह इसका समीक्षा करेगी। आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें अनुच्छेद 345 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 345 के तहत प्यारे दोस्तों, प्रदेश को अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार होगा। यानी अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान किया गया कि जो हमारा प्रत्येक राज्य है वह अपनी आवश्यकता के अनुसार, फिर इसके बाद किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। यानी अनुच्छेद 345 के तहत यह व्यवस्था किया गया था कि किसी भी राज्य का विधानमंडल, ठीक है, विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाले भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी
या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। यानी प्रत्येक राज्य का जो विधानमंडल उसे यह अधिकार होगा कि वह किसी भी भाषा को वह अपनी आवश्यकता के अनुसार या प्रदेश की व्यवस्था व आवश्यकता के अनुसार किसी भी भाषा को उस राज्य की शासकीय प्रयोजनों यानी सरकारी कामकाज के लिए भाषा को अंगीकार कर सकता है। ठीक है, यह किस पे व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 345 में। बात करें अनुच्छेद 346 क्या कहता है? अनुच्छेद 346 कहता है कि राज्यों का एक दूसरे से पत्राचार के लिए भाषा प्रयोग, यानी अनुच्छेद 346 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य को जो है तो आपसी पत्राचार के लिए जो है तो इस भाषा का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसके संबंध में राजभाषा अधिनियम 1976 बनाया गया, जिसके अंतर्गत राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया, का श्रेणी राज्य, खा श्रेणी राज्य और गा श्रेणी राज्य। तो इसमें क्या किया गया कि इसके संबंध में जो राजभाषा अधिनियम 1976 को बनाया गया था, इसके तहत जो प्रत्येक राज्य हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो है वह उनकी भाषाई क्षेत्रीयता के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? का श्रेणी, खा श्रेणी और गा श्रेणी। का श्रेणी में किसको किसको रखा गया? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और बिहार, इन राज्यों को जो है तो का श्रेणी में रखा गया, क्योंकि ये जो राज्य हैं यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, बात करें खा श्रेणी में तो पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, इन भाषाओं, ये जो क्षेत्र यहाँ पे कुछ अलग भाषाएं, जैसे पंजाब में पंजाबी, चंडीगढ़ में है ना, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे जो है तो अलग भाषाएं बोली जाती, इसलिए इन्हें खास श्रेणी में रखा गया। बात करें तीसरे में यानी गा में, तो इसमें केंद्र व राज्य यानी कुछ अन्य जो शेष राज्य बचे, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया है ना, मद्रास हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको जो है तो गा श्रेणी में रखा गया। ठीक है, शामिल किया गया। फिर बात करें अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 में क्या क्या प्रावधान किए गए? तो देखिए, जनता की अनुभाग में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग या राज्य की जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता, यानी अनुच्छेद 347 में यह प्रावधान किया गया कि जनता के अनुभाग यानी उस जनता के एरिए में, उस जनता के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, जो भाषा बोली जाती है या जो भाषा प्रयोग की जाती है, तो राज्य की जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता। अगर उस राज्य की जनता चाहती है या उस क्षेत्र की जनता चाहती है कि मेरी भाषा जो भाषा हम लोगों के द्वारा बोली जाती है उस भाषा को मान्यता प्रदान की जाए, उस भाषा को संवैधानिकता प्रदान की जाए, तो इस अनुच्छेद के तहत यानी अनुच्छेद 347 के तहत यह व्यवस्था की जाएगी कि अगर जनता के अनुभाग में जो कोई भी भाषा बोली जाती है और अगर वो चाहते हैं कि इस भाषा को राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाए, संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की जाए, तो अनुच्छेद 347 के तहत जो है तो इन भाषाओं को मान्यता प्रदान करने का इसको प्रावधानित किया गया है। ठीक है, बात करें आगे। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग, अगर मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य की जनसंख्या है और उस राज्य की जनसंख्या में जो पर्याप्त भाग यानी आवश्यकता के अनुसार भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। इसमें अनुच्छेद 347 के तहत यह प्रावधान किया गया कि मान लीजिए आपका राज्य है, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो क्षेत्र, जैसे बुंदेली क्षेत्र, बघेली क्षेत्र, तो इन क्षेत्र के लोगों के द्वारा अगर यह मांग की जाती है कि हमारी जो बघेली बोली है इस बोली को जो है तो राज्य में दूसरी भाषा के लिए भी इसे मान्यता प्रदान की जाए, तो उस जनसंख्या के द्वारा, ठीक है, भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में
शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर किसी भी भाषा की मांग की जा रही है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस भाषा का प्रयोग जो है तो शासकीय कार्यों में प्रयोजन के लिए यानी शासकीय कार्यों में उपयोग के लिए उस भाषा को मान्यता प्रदान करने का उपबंध कर सकता है, यानी उसकी व्यवस्था कर सकता। कौन कर सकता है? अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349। देखिए, अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349 क्या क्या कहते हैं कि न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। यानी अनुच्छेद 348 के तहत और अनुच्छेद 349 के तहत यह प्रावधान किया गया था भारतीय संविधान में कि जो न्यायालय से संबंधित जो सभी सरकारी जो कार्यवाहियाँ होंगी, जो भी कार्रवाई होगी, ये सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। यानी किसी भी क्षेत्रीय भाषा या किसी भी अन्य भाषा में जो है तो न्यायालय से संबंधित जो कार्य प्रणाली है उसमें हमेशा अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। भाषा के कानून अधिनियमित करने संबंधी, यानी इस अनुच्छेद 49 के तहत 349 के साथ यह प्रावधान किया गया कि भाषा के कानून को अधिनियमित करने संबंधी जितने भी प्रावधान हैं यह हमारी संसद को प्राप्त होंगे। यानी हमारी संसद जो होगी वह आवश्यकता के अनुसार जो है तो भाषाओं को घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें अनुच्छेद 350 और 351 क्या कहती है। तो अनुच्छेद 350 और 351 कहती है कि व्यथा निवारण होती, व्यथा यानी किसी भी समस्या के निवारण हेतु अभ्यावेदन में किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। यानी मान लीजिए कोई समस्या आ गई, उस समस्या के निवारण के लिए या उसके प्रतिवेदन के लिए, ठीक है, उस निवारण के प्रतिवेदन में हम किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? पहला है अल्पसंख्यक वर्ग को मातृभाषा में शिक्षा प्राथमिक स्तर पर, यानी जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है जैसे एसटी, एससी, ओबीसी या जितने भी मतलब ऐसे वर्ग जो कम हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक या बहुत पुराने हैं, उस वर्ग को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षक इस मतलब प्रदान किया जा सकता है। यानी उन्हें अगर पढ़ाना है तो उनकी मातृभाषा के आकार पर या आधार पर हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। जैसे उनकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है ना, किसी की गुजराती है, किसी की तमिल है, तो उन्हें उन भाषा पर ही उन्हें शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, यानी ऐसे अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि वह यह जांच करेगा कि उन्हें उस भाषा में शिक्षा दी जा रही है या नहीं, उनकी उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। इसके लिए उसे क्या है, अपनी रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसलिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती है। फिर हिंदी के विकास के निर्देश, यानी हिंदी भाषा का हमें कैसे विकास करना है, किस स्तर पर विकास करना है, ये सारी जानकारियाँ भी हम अनुच्छेद 350 और 351 के तहत व्यवस्थित की गई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें आगे अन्य अनुच्छेदों की बात करें तो अन्य अनुच्छेद क्या क्या कहते हैं। तो अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी संसद में कौन सी भाषा प्रयोग होगी, किस भाषा का प्रयोग करना है, ये सारी जानकारियां हमें अनुच्छेद 120 के तहत प्रदान की गई है कि संसद कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 210 क्या कहता है? अनुच्छेद 210 के तहत विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, तो अनुच्छेद 120 संसद के लिए प्रावधान है और अनुच्छेद 210 विधानसभा के लिए प्रावधानित है कि विधानसभा में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। ठीक है, आई होप साथियों आपको टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही जो वीडियो है आपको बहुत ही आसान, सरल और सहज भाषा में प्रदान की गई है, भाषा का प्रयोग करके बनाई गई है ताकि आपको किसी भी शब्द को समझने या उसके विषय में अधिक जानकारी लेने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना
ना करना पड़े। अगर प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हिंदी की संवैधानिकता के बारे में बराबर जानकारी प्राप्त हो गई हो, तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे परिवार में जुड़ जाएं और हमारे द्वारा जो भी आपके उपयोग के लिए, आपके ज़रूरी के लिए जो भी ज्ञान संबंधित जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, आप इसको शेयर भी करें। आपके परिवार, दोस्त, यार, मित्र या रिलेटिव आप चाहते हैं वो भी आगे बढ़ें, अपने सपने को साकार करें, अपने जो लक्ष्य उनके द्वारा निर्धारित किया गया उनको प्राप्त करें, तो आप उन्हें यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, आपको कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है, आप हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, फिर मिलेंगे एक टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।